आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे जो पुरानी बॉलीवुड मूवी होती थी ना, उसका एक डायलॉग याद आ रहा है। जब बाप अपनी बेटी के आशिक को एक चेक ऑफर करता था और कहता था कि इसमें जो अमाउंट भरनी है भर लो और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। और एक अच्छा सा डायलॉग उस मूवी का हीरो मारता था और उस चेक के या तो 4 टुकड़े कर देता था या उस चेक को मना करके वापस चला जाता था। बट अगर अब ऐसी मूवी बने ना, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक सीन और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस पुरानी मूवीज़ के ट्रेंड को पूरा चेंज करके रख दिया है। क्योंकि अब सिर्फ अगर आप किसी को ब्लैंक चेक दे रहे हैं तो ब्लैंक चेक देना इनफ नहीं है। आपको उस ब्लैंक चेक की कॉपी, जब आप उस ब्लैंक चेक को किसी भी पर्सन को ऑफर कर रहे हैं, उसी टाइम उस ब्लैंक चेक की कॉपी को आपको अपनी मोबाइल ऐप में, अपनी बैंकिंग ऐप के अंदर अपडेट करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसमें ये डिटेल लिखनी पड़ेगी कि वो चेक आपने किसको कितनी अमाउंट का कब ऑफर किया है। और एट द टाइम ऑफ क्लियरिंग, जब भी वो पर्सन उस चेक को बैंक में प्रेजेंट करेगा, तो बैंकर उस डिटेल को, जो भी पर्सन वो चेक लेके आए उसकी डिटेल से मैच करेगा और अगर वो डिटेल मैच होती है तभी वो चेक ऑनर होएगा। तो ये तो थी चेक की बात। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एक चेक होता क्या है। मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एसबीआई का चेक आपको दिख रहा होगा। इस चेक के अंदर बहुत सारे कॉलम हैं और चेक के बॉटम में कुछ नंबर्स भी लिखे हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, जो पहले 6 अंक हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं चेक नंबर को, यानी कि हम कह सकते हैं हमने सो एंड सो चेक नंबर उस पर्सन को इश्यू किया है। इसके बाद आप 9 डिजिट की एक लंबा सा कोड देख रहे होंगे। जो 9 डिजिट है ये होता है बैंक का MICR कोड। ये कोड बैंक के इंटरनल ऑपरेशंस के लिए होता है, इसको आपको कहीं भी यूज नहीं करना। जो अगले 6 अंक आप देख रहे हैं वो होते हैं आपके अकाउंट नंबर का कुछ पार्ट। पूरा अकाउंट नंबर तो यहाँ लिखा नहीं होता, बट जो यूनिक कोड होते हैं, ब्रांच कोड को हटा के वो यूनिक कोड यहाँ पर 6 अंक की फॉर्म में दिए जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो होते हैं ट्रांजैक्शन आईडी। तो मैंने आपको बताया ये जो 4 ग्रुप ऑफ नंबर्स नीचे चेक के दिए गए थे, इनकी क्या उपयोगिता होती है, ये कहाँ कहाँ काम आते हैं। अब बात कर लेते हैं चेक की बॉडी की। देखिए, सबसे पहले आपको चेक के ऊपर डेट फिल करनी होती है, क्योंकि जब आपने चेक इश्यू किया, यानी कि जो भी उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डेट आपने डाली है, जिसको भी आपने चेक ऑफर किया, उसके पास में उस डेट के बाद काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और वो 3 महीने तक उस चेक को क्लियर करा सकता है। इसके बाद आपको चेक के अंदर अमाउंट भरनी है कि आप कितनी अमाउंट दूसरे पर्सन को देना चाहते हैं इस चेक के माध्यम से। अमाउंट आपको वर्ड्स और डिजिट दोनों ही ऑप्शन में फिल करनी पड़ेगी और दोनों ऑप्शन में अमाउंट मैच भी करनी चाहिए। और आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि जब भी आप अमाउंट इन वर्ड्स लिख रहे हैं तो उस अमाउंट के एंड में ओनली जरूर लगाएं। इसके बाद में आपको जिसको भी पेमेंट करनी है उस कंपनी का नाम, उस पर्सन का नाम यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखना है और एकदम क्लियर लिखना है। ध्यान रहे इसमें किसी भी तरह की कोई कटिंग ना हो और ओवर राइटिंग ना हो। अगर कटिंग या ओवर राइटिंग होती है तो इस चेक को डिसऑनर कर दिया जाएगा, या इस चेक को हम कह सकते हैं कि ये चेक बाउंस हो जाएगा। इसके बाद एक और जो मेन चीज़ है चेक के अंदर, देखिए, जो एक चेक होता है उसमें आप 2 ऑप्शन से पेमेंट ले सकते हैं। एक तो होता है B2B, यानी कि बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन के लिए, और एक होता है B2C, यानी कि बैंक टू कस्टमर ट्रांजैक्शन के लिए। आप इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, एक करंट अकाउंट से निकल के अमाउंट दूसरे करंट अकाउंट में चली जाएगी। और B2C यानी कि बिजनेसमैन किसी भी कस्टमर को कैश देगा, यानी तब अकाउंट से अमाउंट निकल के दूसरी पर्सन के अकाउंट में ना जाके काउंटर पे बैंक उस चेक को एनकैश कर देगा और उस चेक के बदले पार्टी को कैश दे दिया जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन दूसरे अकाउंट के, दूसरे पर्सन के सीधा अकाउंट में जाए, उसे काउंटर पे कैश ना मिले, तो आप जो नाम के आगे बियरर वर्ड देख रहे हैं, इस वर्ड को आपको काटना होगा और चेक पर अकाउंट पे, चेक को आपको अकाउंट पे ही करना होगा। अकाउंट पे ही आप 3 माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको चेक में करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इस चेक को अकाउंट पे ही कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको बताया कि एक चेक आपको कैसे भरना है और चेक भरते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब दोबारा आ जाते हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वो क्या क्या अपडेशंस करी हैं, जिसके चलते अब आप किसी को भी ब्लैंक चेक अगर देते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेक की बोथ साइड, फ्रंट से और बैक से
फ़ोटो क्लिक करके आपको अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर इस फ़ोटो को अपडेट करना है और साथ ही साथ उस पर्सन की सारी डिटेल फिल करनी है जिसको आप ये चेक इश्यू कर रहे हैं, कितनी अमाउंट का इश्यू कर रहे हैं और कौन सी डेट को इश्यू कर रहे हैं, वो आपको उस ऐप में लिखना है। और अगर आपकी ये डिटेल मिसमैच करती है तो चेक को डिसऑनर कर दिया जाएगा। डिसऑनर चेक और भी रीज़न से होते हैं, जैसे कि इनसफिशिएंट फंड के कारण, या फिर सिग्नेचर मिसमैच के कारण, या फिर चेक में आपने कोई ओवर राइटिंग करी है, या फिर चेक में किसी भी तरह की कोई गलती है। अगर चेक डिसऑनर होता है तो जो भी चेक इश्यू कर रहा है उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 138 के अंदर पेनल्टी का भुगतान करना पड़ता है। और अगर वो पेनल्टी का भुगतान नहीं करता तो इसके ऊपर केस भी फाइल हो सकता है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। बात इतनी लंबी चौड़ी नहीं खींचते हैं, बात मुद्दे पे रखते हैं कि ये जो पॉजिटिव पे की स्कीम है, शक्तिकांत दास ने जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्हें ये स्कीम लॉन्च करने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, जितने भी चेक्स के फ्रॉड चल रहे हैं, चेक जिसका भी मिसयूज़ हो जाता है ब्लैंक चेक का, इसको रोकने के लिए आरबीआई के गवर्नर ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। तो अब से जितने भी 50,000 या 50,000 से ऊपर के चेक हैं, अगर आप वो किसी को इशू कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रख लें कि आप मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए उसको अपडेट ज़रूर कर दें अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप। और यहाँ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी से भी अगर 50,000 या 50,000 से अबव का चेक ले रहे हैं तो कोशिश करके उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का ज़माना है। आप RTGS, IMPS या NEFT के ज़रिए फ़ंड को रिसीव कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जब आप 50,000 के चेक को लेके बैंक को अप्रोच करें, क्लियरिंग में जाए वो चेक और किसी ना किसी क्लैरिकल मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, या हो सकता है आपके जिसने वो चेक इश्यू किया उसने उस चेक की कॉपी मोबाइल बैंकिंग ऐप में अपडेट ना करी हो और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए बेटर यह है कि चेक ऑप्शन को अवॉइड कीजिए ना, और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र ऑप्शन है उसको अवेल कीजिए। तो आरबीआई के गवर्नर को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों ज़रूरत पड़ी कि आपको पॉजिटिव पे की स्कीम लाई जाए और 50,000 से हायर जितने भी चेक्स हैं उसको इस स्कीम के ज़रिए क्लियर करा जाए? देखिए, अगर मैं चेक की अमाउंट की बात करूं तो ये स्कीम 50,000 या 50,000 से ऊपर के लिए एप्लीकेबल है। 50,000 से ऊपर के सिर्फ 20% ही चेक होते हैं। फिर क्यों आरबीआई के गवर्नर को ज़रूरत पड़ी कि सिर्फ 20% चेक्स के लिए एक नई स्कीम लाई जाए और इस फ्रॉड पे कंट्रोल लगाया जाए? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैसे तो सिर्फ 20% चेक ही 50,000 से अबव होते हैं, बट अगर मैं अमाउंट वाइज देखूँ तो टोटल सर्कुलेशन अमाउंट का 80% इन्हीं चेक्स में होता है। इसीलिए जो फ्रॉड्स होते हैं, जितने भी चेक्स के, ब्लैंक चेक के मिसयूज़ होते हैं, इसको रोकने के लिए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को ये ज़रूरत पड़ी कि उन्हें ऐसी पॉजिटिव पे के नाम से स्कीम लानी पड़े जिससे वो इस चेक्स के फ्रॉड को रोक सकते। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि पॉजिटिव पे स्कीम क्या है, एक चेक क्या होता है, उसको कैसे भरा जाता है, और इन फ्यूचर अगर आप किसी से भी 50,000 से अबव चेक रिसीव कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और बेटर है कि आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑप्शन को अवेल करें, RTGS, NEFT या IMPS के ज़रिए फंड्स को रिसीव करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि जुड़ना ज़रूरी है। अगर आपको नए अपडेट्स नहीं मिलेंगे, नई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, तो आपको कैसे पता चलेगा फाइनेंस जगत में क्या हो रहा है? इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। नमस्कार।